बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और साथ ही ये टॉपिक एमसीक्यूज के भी लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का नाम है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। तो सबसे पहले हम रेडिएशंस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं जब एक अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर जब वो स्टेबल न्यूक्लियर में कन्वर्ट होता है तो वो तीन टाइप्स की रेडिएशंस को इमिट करेगा, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन। जब इन्हीं रेडिएशंस को मैटर्स पर फॉल करवाया जाता है तो डिफरेंट टाइप्स के फिनोमेना अकर्स होते हैं। तो स्टूडेंट, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले इस टेबल को अच्छे से समझना होगा। तो टेबल के फर्स्ट कॉलम के अंदर आपने हेडिंग डालनी है रेडिएशन, चार्ज, फिर मास। तो हम जानते हैं रेडिएशन की तीन टाइप्स होती हैं, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशन अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा रेडिएशन एक्चुअली बीटा पार्टिकल्स होते हैं और गामा रेडिएशन गामा रेज होती हैं। अगर मैं इनके चार्जेस की बात करूं तो सबसे पहले हम लेते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल्स पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब सुनो, इसकी एग्जांपल जो होगी वो हीलियम का न्यूक्लियाई होते हैं। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियाई होते हैं। तो हीलियम के न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर की आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, मतलब हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन होने की वजह से अल्फा पार्टिकल्स पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद बीटा पार्टिकल्स स्टूडेंट सिंगल नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये जो सिंगल नेगेटिव चार्ज होते हैं ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस से इमिट होते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या हम बीटा पार्टिकल्स का नाम देते हैं तो ये एक्चुअली न्यूक्लियस से इमिट होते हैं। तो सुन, इसके कॉन्सेप्ट हम आने वाली वीडियो के अंदर अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं गामा रेज। तो गामा रेज पर कोई चार्ज नहीं होता है और सुन, ये एक्चुअली फोटॉन्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगर मैं इनकी मासेस की बात करूं कि अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है डियर स्टूडेंट वो 7000 दुगना ज़्यादा होता है बीटा पार्टिकल से। तो मैंने यही लिख रखा है कि 7000 टाइम हैवियर देन बीटा पार्टिकल्स। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इस पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होता है अल्फा पार्टिकल्स का और बीटा पार्टिकल पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होता है। तो इसी वजह से स्टूडेंट बीटा पार्टिकल जो होता है वो कम होता है और अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसका रिवर्स पढ़ लें बीटा के केस के अंदर के 7000 दुगना कम होता है मास अल्फा पार्टिकल से। मैंने यही लिख रखा है कि 7000 टाइम्स लाइटर देन अल्फा पार्टिकल्स पर। डियर स्टूडेंट, गामा रेज जो होती है ये एक मास लेस क्वांटिटी होती है। अब इस टेबल से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, वो ये हैं। वैसे तो स्टूडेंट ये सारे का सारे एमसीक्यूज हैं, तो कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो मैं बता देता हूँ। अगर बच्चों में चार्ज की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किस पे ज़्यादा है? तो हमने देखा इस टेबल के अंदर कि अल्फा पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वो ज़्यादा होता है बीटा से और बीटा का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है वो ज़्यादा होता है गामा से। तो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किस पे होगा? आप कहेंगे अल्फा पार्टिकल्स पर। और सबसे कम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किस पे होता है या नहीं होता है? वो होता है गामा रेज पर। डियर स्टूडेंट, मास सबसे ज़्यादा किसका है? आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स का मास सबसे ज़्यादा होता है। अल्फा पार्टिकल का मास ग्रेटर होगा बीटा से और बीटा का स्टूडेंट ग्रेटर होगा गामा रे से। डियर स्टूडेंट, अगर मैं साइज की बात करूं तो जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका साइज भी तो ज़्यादा होगा। तो हमने देखा
कि अल्फ़ा जो पार्टिकल है उसका जो साइज होता है वो ग्रेटर होता है। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है देन बीटा से। फिर बीटा ज़्यादा होता है स्टूडेंट गैमा से। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा साइज़ किसका होता है, सबसे बड़ा साइज़ किसका होता है, वो अल्फ़ा पार्टिकल्स का सबसे ज़्यादा मास होता है और गैमा रे का सबसे कम मास होता है, या ये क्या दें कि मासलेस होता है। स्टूडेंट अब हम चलते हैं आयोनाइजेशन इफेक्ट की तरफ। तो आयोनाइजेशन इफेक्ट होता ये है कि जब मैं रेडिएशंस को मैटर्स पर फॉल करवाता हूँ या किसी एक एटम्स पर फॉल करवाता हूँ तो वो मैटर या एटम्स आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो फिनोमेना होता है इसे कहते हैं आयोनाइजेशन इफेक्ट। स्टूडेंट इस केस के अंदर हम सबसे पहले अल्फा रेडिएशंस को एक सिंगल एटम्स पर फॉल करवाएंगे, फिर बीटा रेडिएशंस को एक सिंगल एटम्स पर फॉल करवाएंगे, फिर इसके बाद गैमा रेडिएशंस को एक सिंगल एटम्स पर हम फॉल करवाएंगे। तो सबसे पहला जो केस है वो ये है आयोनाइजेशन इफेक्ट का कि हम एक अल्फा रेडिएशंस को एक सिंगल एटम्स पर फॉल करवाते हैं। तो तब क्या होगा? तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि अल्फा पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होता है। जब मैं अल्फा रेडिएशन को एक सर्टेन डिस्टेंस पर ट्रैवल करवाता हूँ, जब ये अल्फा रेडिएशन ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर पहुँचेगा तो अल्फा पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आप जानते हैं या अभी पढ़ाया मैंने। तो स्टूडेंट इस एटम्स का जो आउटर मोस्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन और स्टूडेंट ये अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ऑर्बिट को या अपने शेल्स को छोड़ देगा। तो छोड़ने से स्टूडेंट बिहाइंड एटम्स पर चार्ज आ जाएगा, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि एटम्स अपने आइंस में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करूं कि जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, या रिमूव करता है, तो पीछे बिहाइंड उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम जो है वो पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट हो गया है। डियर स्टूडेंट, एक बात और याद रखिएगा कि जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। जब स्टूडेंट मैं इसको और करीब लेके आता हूँ तो आयोनाइजेशन इफेक्ट और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक सर्टेन डिस्टेंस पर इसने आयोनाइजेशन इफेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं बीटा के केस के अंदर। डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखनी है, यहाँ पर हमने अल्फा पार्टिकल्स को एक सर्टेन डिस्टेंस पर ट्रैवल करवाया था, लेकिन बीटा के केस के अंदर हमने डिस्टेंस को कम रखना है। क्यों कम रखना है? क्योंकि स्टूडेंट इसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो कम है। तो इसी वजह से जब मैं इसको स्टूडेंट एक डिस्टेंस पर मैं ट्रैवल करवाता हूँ, जब ये बीटा पार्टिकल्स यहाँ पे पहुँचेगा तो बीटा पर होता है नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपल्शन की वजह से, ड्यू टू रिपल्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इस आउटर मोस्ट शेल वाला एटम्स के आउटर मोस्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने शेल को स्टूडेंट छोड़ देगा। तो जब ये अपने शेल को छोड़ देगा तो एटम्स जो होगा वो आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इस केस के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हुआ है या इस एटम्स ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो ये जो एटम्स है ये आइंस में कन्वर्ट हो गया है। या हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करें कि ये जो एटम्स है ये पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं गैमा के केस के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, गैमा रेडिएशंस पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, इस गैमा रेडिएशंस को जब मैं कोलाइड करवाऊंगा इस एटम्स के इलेक्ट्रॉन से, तो डियर स्टूडेंट कोलिजन की वजह से
जब ये गैमा यहाँ पहुँचेगा तो कोलाइड करेगा। कोलाइड होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट इस एटम का इलेक्ट्रॉन जो होगा ये रिमूव हो जाएगा या नॉक आउट हो जाएगा। तो जब नॉकआउट होगा तो पीछे बिहाइंड एटम जो होगा वो आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि आयोनाइजेशन अल्फा की ड्यू टू अट्रैक्शन की वजह से हुई। फिर स्टूडेंट आयोनाइजेशन अफेक्ट जो है एटम्स का वो बीटा की वजह से ड्यू टू रिपल्शन की वजह से हुई। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट गैमा। तो गैमा के आपने देखा कि ये जो एटम्स हैं, इस एटम्स में आयोनाइजेशन का जो इफेक्ट है वो गैमा पार्टिकल से ड्यू टू कोलिजन की वजह से की। तो स्टूडेंट ये बातें जो हैं अब हम इसको समराइज करते हैं, वो ये है कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन इफेक्ट किसका होगा। सर जी अभी आपने बताया जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सबसे ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिस पार्टिकल्स का या जिस रेडिएशंस का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमने ये सीखा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, ज़्यादा होता है, तो आयोनाइजेशन इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा का आयोनाइजेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है बीटा से, और स्टूडेंट बीटा का आयोनाइजेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है गैमा से। एक बात और याद रखने, गैमा का आयोनाइजेशन इफेक्ट जो होता है वो न्यूट्रॉन से स्टूडेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, गैमा का आयोनाइजेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन से। तो ये न्यूट्रॉन का केस बुक के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आप एमसीक्यूज़ के तौर पे याद कर लें। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन इफेक्ट अल्फा का होता है और सबसे कम जो आयोनाइजेशन इफेक्ट होता है वो न्यूट्रॉन का होता है, अगर कंपैरेटिवली देखें। लेकिन अगर ये ना दे रखा हो तो आपने फिर ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। सबसे कम जो आयोनाइजेशन इफेक्ट होता है वो होता है गैमा का। अगर बच्चों न्यूट्रॉन का ना दे रखा हो फिर आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अगर न्यूट्रॉन दे रखा हो फिर आपने न्यूट्रॉन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक नोट की तरफ है, वो ये है रिएक्शंस के डिफरेंट चार्जेस की वजह से आयोनाइजेशन का जो इफेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एटम्स पर जब हमने अल्फा रेडिएशंस पास करवाई, वो एटम जो कन्वर्ट हुआ था अपने आइंस में, तो अल्फा ने स्टूडेंट उस एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया था। तो अट्रैक्शन की वजह से अल्फा के अट्रैक्शन की वजह से वो जो एटम्स है वो आइंस में कन्वर्ट हो गया था। तो मैं यहाँ लिखूंगा ड्यू टू अट्रैक्शन। या एक और बात याद रखें स्टूडेंट, अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करें, ठीक है, आपकी बुक की लाइन में लिखा खड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अल्फा रेडिएशंस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एटम्स था वो पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट हो गया था, या हम ये कह सकते हैं कि आइंस में कन्वर्ट हो गया था। अब स्टूडेंट हमने जब बीटा पार्टिकल्स को एटम्स पर फॉल करवाया तो बीटा पार्टिकल्स के रिपल्शन की वजह से ये जो एटम्स था ये एटम आइंस में कन्वर्ट हो गया था। तो हम ये मैं लिख देता हूँ ड्यू टू द रिपल्शन, ये ड्यू टू रिपल्शन, या स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करें यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। कि इलेक्ट्रो बीटा पार्टिकल के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वो जो एटम्स था वो आइंस में कन्वर्ट हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट गैमा रेस। तो गैमा रेस के कोलाइड होने की वजह से, एक बार फिर सुने कि गैमा रेस के एटम्स के कोलाइड होने की वजह से वो जो एटम्स था वो आइंस में कन्वर्ट हो गया था। तो स्टूडेंट गैमा रेस के
कोलिजन की वजह से, कोलाइड होने की वजह से। तो यहाँ हम लिखेंगे ड्यू टू कोलिजन। तो ये 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट फिनोमेना को डिस्कस करते हैं, वो है पेनिट्रिएटिंग इफेक्ट। तो मान लो स्टूडेंट कि ये मेरे पास एक मैटर है। अब ये जो मैटर्स है बहुत सारे एटमों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं अल्फ़ा का केस। तो डियर स्टूडेंट मान लो ये मेरे पास अल्फ़ा पार्टिकल है। अब मैं इस अल्फ़ा पार्टिकल्स को डियर स्टूडेंट मैं मूव करवाता हूँ इस बैटर में से। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो तो ज़्यादा होता है, या इसका मास जो होगा वो तो ज़्यादा होता है। तो मैटर के ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है ये मैटर्स के एटम के साथ ज़्यादा कोलाइड करेगा। ज़्यादा कोलाइड करने की वजह से अल्फ़ा पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो कम 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 होती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा कि अल्फ़ा पार्टिकल जो होगा वो दरमियान में आके रुक जाएगा। इसकी मैं एक कॉमन एग्जांपल आपको दूंगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट बीटा पार्टिकल। जब मैं बीटा पार्टिकल्स को मैटर्स पर फॉल करवाता हूँ तो बीटा पार्टिकल जो होते हैं स्टूडेंट अल्फा पार्टिकल्स के कंपैरेटिवली उनका जो मास होता है वो कम होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो डियर स्टूडेंट डिस्टेंस तो ज़्यादा करेगा लेकिन कोलिजन भी तो होगी ना मैटर्स के एटम्स के साथ। तो मैटर्स के एटम के साथ कोलिजन होगी तो इसकी जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा कि बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी भी स्टूडेंट कम हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट गैमा। आप जानते हैं कि गैमा का तो साइज सबसे कम होता है। जब इस गैमा रेस को इस मैटर में से मैं पास करवाता हूँ तो डेढ़ कोलिजन तो होगी लेकिन अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में कम कोलिजन होगी। तो स्टूडेंट इसके पास तो एनर्जी होगी, ये तो डेयर स्टूडेंट पास कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये आ गया है गैमा। तो अब मैं पूछता हूँ कि पेनिट्रिएटिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसकी है। तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो गैमा की होगी, फिर इसके बाद बीटा की है, फिर इसके बाद अल्फा की है। अब मैं आपको एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज स्टूडेंट चांद रात है और एक मोटा सा बंदा जो है वो शॉपिंग करने के लिए जाता है। अब बहुत सारा हजूम होता है चांद रात वाले दिन। अब वो जो मोटा बंदा है वो दूसरे लोगों के साथ टकरे खाता 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 उसकी एनर्जी जो होगी वो कम होती जाएगी। अब एक ऐसा टाइम आएगा वो मोटा बंदा या मोटा ताज़ा बंदा वो ये कहेगा भाई अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे कंधों पे उठा के घर वापस लेके जाओ, अब मैं नहीं चल सकता। तो इसी तरह स्टूडेंट इस केस के अंदर भी कुछ इस तरह से होता है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा का जो साइज़ होता है ये तो ज़्यादा होता है, तो ये तो टकरे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा खाएगा इन एटमों के साथ। फिर स्टूडेंट अल्फ़ा का साइज़ बेटा ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा, तो इसने जो डिस्टेंस है इस मैटर में सबसे कम तय किया। बीटा के केस में तो बीटा का जो साइज़ होता है वो अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में वो कम होता है। टकरे तो स्टूडेंट ये भी खाएगा मैटर्स के एटम्स के साथ, लेकिन ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा एज कम्पेयर टू द अल्फ़ा। अब डियर स्टूडेंट इन दोनों से जो कम साइज होगा वो होता है गैमा। गैमा जो होता है एक कमज़ोर सा बंदा है, ठीक है, उसके पास तो एनर्जी भी बहुत सारी होगी, वो तो स्टूडेंट निकल जाएगा। कोलिजन होगी लेकिन एनर्जी तो ज़्यादा है ना उसके पास, वो सुकून से निकल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट मैटर के केस के अंदर ये जो गैमा पार्टिकल्स है ये जो डिस्टेंस है ये सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगा। तो हमने इन बातों से ये सीखा कि पेनिट्रिएटिंग इफेक्ट जो है वो गैमा का सबसे ज़्यादा होता है। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, बन सकता है कि पेनिट्रेटिंग इफेक्ट गैमा की ज़्यादा होगी बीटा से, और बीटा की स्टूडेंट ज़्यादा होगी वो होगी अल्फा से। अगर आपसे पूछे सबसे कम पेनिट्रिएटिंग पावर या पेनिट्रिएटिंग इफेक्ट किसकी होगी, वो होती है अल्फा की, और सबसे ज़्यादा पेनिट्रिएटिंग जो होगी वो होती है अल्फा की। अब स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कि पेनिट्रिएटिंग किस चीज़ पर डिपेंड करती है। अभी मैंने आपको बताया पेनिट्रिएटिंग डिपेंड करती है साइज ऑफ द पार्टिकल।
तो पेनिट्रिएटिंग डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ लिख देता हूँ साइज ऑफ रेडिएशन लिख देता हूँ मैं, पार्टिकल नहीं रेडिएशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जिस रेडिएशन का साइज सबसे ज़्यादा होगा उसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जो होता है वो सबसे कम होगा, और जिसका साइज सबसे कम होगा पेनिट्रिएशन पावर जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ कि अल्फा पार्टिकल इज हैवियर देन इट्स विल मूव्स स्लो। ठीक है, मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल का जो साइज होता है वो हैवी होता है। हैवी साइज होने की वजह से जो उसकी स्पीड होती है वो स्लो होती है या वो स्लो मूव करता है। अब बीटा पार्टिकल्स इज लाइटर देन इट विल मूव फास्टर। मतलब ये है कि बीटा पार्टिकल का अल्फा के कंपैरेटिवली साइज कम होता है। कम होने की वजह से वो अल्फा से स्टूडेंट थोड़ा सा ज़्यादा मूव करेगा या फास्टर मूव करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट गैमा रे इज मासलेस इट विल मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। मतलब ये है कि गैमा जो रेज होती हैं वो एक मासलेस क्वांटिटी होती हैं और वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी? तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा स्पीड होगी गैमा पार्टिकल्स की। क्यों? क्योंकि उसका जो साइज है या मास है वो सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी? गैमा की। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर स्पीड की वैल्यू पूछी जाए तो गैमा पार्टिकल की जो स्पीड होती है तो वो होती है 10 रेज पावर 7 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद है बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो डेढ़ से वो होती है 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और गैमा पार्टिकल्स अभी मैंने बताया गैमा पार्टिकल जो होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो यहीं पे बच्चों एमसीक्यूज बन सकता है। वो ये बन सकता है कि स्पीड का रिलेशन से एक एमसीक्यूज बन सकता है। वो ये है कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, फिर उससे कम किसकी होगी, फिर सबसे कम किसकी होगी। तो डेयर स्टूडेंट यहाँ पे हम एक लाइन के अंदर अगर समराइज करें तो वो ये बनता है कि गैमा की जो स्पीड होती है, गैमा की स्पीड वो ग्रेटर होती है डियर स्टूडेंट बीटा से, और बीटा की ज़्यादा होती है डियर स्टूडेंट किससे? शाबाश, अल्फा से। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी हुई? तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड है डियर स्टूडेंट वो ज़्यादा होगी गैमा की। और सबसे कम स्पीड किसकी है? तो सबसे कम जो स्पीड है वो होती है अल्फा की। तो सबसे कम अल्फा की स्पीड होती है और सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो गैमा की होती है। अब डियर स्टूडेंट अगर एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? तो मैं आपको एक रिलेशन लिख के देता हूँ, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो ये आप जानते हैं आइंस्टाइन के मुताबिक। तो सबसे ज़्यादा स्पीड अगर होगी तो उस रेडिएशन की एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी रेडिएशंस की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो आपने एक और बात ये सीखी कि गैमा रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है डियर स्टूडेंट बीटा से, और बीटा स्टूडेंट ज़्यादा होता है अल्फा से। ठीक है, तो ये भी आप एनर्जी का रिलेशन याद कर लें कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो होती है गैमा की, और सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? तो वो होती है अल्फा रेडिएशंस की। तो स्पीड में भी बेटा याद रखना और एनर्जी में भी। अब फोटोन की या आप कह दे गैमा रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बच्चों 3 तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। पहला देखते हैं, गैमा इज वाइड रेंज फॉर एनर्जी, के गैमा रे की जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है।
तो स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। वो ये है कि एनर्जी ऑफ गैमा फोटोन इज लेस देन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन इट्स जनरेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये है कि अगर फोटोन की एनर्जी लेस देन हो जाए 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो वो जनरेट करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर फोटोन की एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन से कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एनर्जी ऑफ गैमा रे इज मॉडरेट देन इट्स जनरेट, मतलब ये है, मॉडरेट से मुराद मैं आपको समझा देता हूँ। अगर फोटोन की एनर्जी 0.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो और स्टूडेंट कम हो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, मतलब ये है कि इसके बिटवीन में अगर एनर्जी फोटोन की या गैमा रेस की होगी तो तब स्टूडेंट कॉम्पटन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो तब क्या होगा, कॉम्पटन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है या जनरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के एनर्जी ऑफ द फोटोन या गैमा रे फोटोन इज ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट्स जनरेट, मतलब ये है कि अगर फोटोन की एनर्जी या गैमा रे की एनर्जी 1.02 से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो तो तब स्टूडेंट जो फिनोमेना अकर होगा वो होगा पेयर प्रोडक्शन का, मतलब वो है पेयर प्रोडक्शन। तो ये थे स्टूडेंट तीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, अगर गैमा रेस गैस में से पास करें तो तब क्या होगा, अगर वही गैमा रेस सॉलिड में से पास करें तो तब क्या होगा। चलते हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट ये मेरे पास एक गैस का सिलेंडर है और इस गैस के सिलेंडर के अंदर गैस के पार्टिकल मौजूद हैं। जब मैं डियर स्टूडेंट यहाँ से मैं गैमा रेस को मैं कॉल करवाता हूँ तो स्टूडेंट जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इन फोटॉन्स को, कुछ नंबर्स ऑफ फोटॉन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और कुछ को स्टूडेंट बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे लेट्स सपोज 4 फोटॉन अंदर गए तो यहाँ पे 3 फोटॉन बाहर निकलेंगे इस सिलेंडर से। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने एक इंपॉर्टेंट बात सीखनी है कि इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन डिक्रीज बिकॉज गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब फोटोन, मतलब ये है कि जो इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर्स ऑफ फोटोन, तो नंबर्स ऑफ फोटोन्स के अंदर जो कमी आई है वो गैस मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन की वजह से आई है। अगर स्टूडेंट इसी इंटेंसिटी को अगर हम कैलकुलेट करें या हम ये कहते हैं कि नंबर्स ऑफ फोटोन जो डिक्रीज हुए हैं अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो हम हमारे पास एक लॉ होता है, वो होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो हम इनवर्स स्क्वायर लॉ की मदद से हम नंबर्स ऑफ फोटॉन्स में जो कमी आई है या हम सिंपली ये कह लेते हैं कि इंटेंसिटी कैलकुलेट करें फोटॉन्स की, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है डियर स्टूडेंट, को होता है इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर के। तो स्टूडेंट ये जो आर होता है ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड थ्रू द गैस, where r is the distance traveled through the gas। मैं ये लिख देता हूँ where r is distance traveled through the gas, distance travel through gas, through gas। तो मैं यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अगर इन्हीं फोटॉन्स को जब मैं सॉलिड में से पास करवाता हूँ तो तब क्या होगा। तो स्टूडेंट जब मैं इन्हीं फोटॉन्स को सॉलिड में से पास करवाता हूँ तो कुछ जो फोटॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, कुछ जो फोटॉन्स होंगे मतलब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब सॉलिड के जो एटम होंगे वो उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन कुछ फोटॉन्स को यहाँ से बच्चों इमिट कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं मतलब नंबर्स ऑफ फोटॉन्स में जो कमी आई है इनको कैलकुलेट करूँ तो तब क्या होगा। तो यहाँ पे आपने लाइन लिखनी है कि इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन डिक्रीज बिकॉज सॉलिड एटम एब्जॉर्ब फोटोन, मतलब ये है कि नंबर्स ऑफ फोटोन जो हैं मतलब नंबर ऑफ फोटोन में जो कमी आई है तो वो सॉलिड के एटम्स के एब्जॉर्प्शन की वजह से कमी आई है। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं इसी कमी को मतलब नंबर्स ऑफ फोटॉन्स में जो डिक्रीज आया है या हम ये सिंपली कह देते हैं कि इंटेंसिटी को कैलकुलेट करें इन सॉलिड के केस के अंदर तो वो होता है एक्सपोनेंशियल लॉ। तो वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल लॉ। तो एक्सपोनेंशियल लॉ, तो डियर स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल लॉ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल लॉ होता है I इज इक्वल टू, आई से आता है इंटेंसिटी, I इज इक्वल टू आई नॉट e का पावर माइनस म्यू एक्स। अब I से मुराद है नंबर्स ऑफ फोटोन में जो कमी आई है,
ठीक है। और आई नॉट से मुराद है डियर स्टूडेंट ओरिजिनल नंबर ऑफ फोटोन है। अब एक्स से मुराद है थिकनेस ऑफ द सॉलिड। क्या है ये? थिकनेस ऑफ द सॉलिड है। डियर स्टूडेंट म्यू से क्या मुराद है? म्यू से मुराद है कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस म्यू से मुराद ये होता है कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ मीडियम। तो म्यू का मतलब है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ मीडियम। तो मैं लिख देता हूँ वेयर म्यू स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ मीडियम। और ये जो म्यू है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है स्टूडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, और दूसरा होता है नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। मतलब ये है स्टूडेंट म्यू की जो वैल्यू है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एनर्जी ऑफ फोटोन पे, और दूसरा डिपेंड करता है मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट चलते हैं रेडिएशंस के सोर्स की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक टेबल ड्रॉ करना है रेडिएशंस और सोर्स का टेबल के लिए। तो अल्फा पार्टिकल्स के जो सोर्स होता है वो होता है रेडॉन 222। बीटा पार्टिकल्स का जो सोर्स हो सकता है वो है स्ट्रोंटियम 94, और गैमा रे का जो सोर्स होगा वो कोबाल्ट 60 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो आपने स्टूडेंट इसी तरह टेबल बनाना है। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस होते क्या है? तो स्टूडेंट फ्लोरोसेंस ये एक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज होती है। अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लो स्टूडेंट ये मेरे पास एक मटेरियल है। जब मैं इस मटेरियल पर हाई एनर्जी या हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को फॉल करवाता हूँ तो ये मटेरियल अपने अंदर इन फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये मटेरियल एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा। फिर इसके बाद ये मटेरियल स्टूडेंट कुछ देर बाद डी एक्साइट होगा। तो डी एक्साइट करने के बाद ये लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को अपने अंदर से इमिट करेगा, और वो लो फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन होगी वो विजिबल रीजन के अंदर लाई करेंगी। तो तब स्टूडेंट ये जो मटेरियल होगा ये ग्लो होना शुरू हो जाएगा। तो मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे फ्लोरोसेंस का। तो डेफिनेशन पेपर में आप ये लिख के आएंगे, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग रेडिएंट एनर्जी एट हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब ये है कि ये मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये हाई एनर्जी की फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी कह दें या हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा एंड इमिट एनर्जी एट लो फ्रीक्वेंसी इन विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब ये है कि ये लो एनर्जी या लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस को अपने अंदर से इमिट करेगा। तो वो लो फ्रीक्वेंसी वाली जो रेडिएशन होंगी वो विजिबल रीजन के अंदर लाई करेंगी, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो लाई करेंगी। तो तब स्टूडेंट ये जो मटेरियल है ये ग्लो करेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे फ्लोरोसेंस का। अब इसकी एग्जांपल आप ये लिख कर आएंगे, एग्जाम्पल के सोडियम आयोडाइड, जिंक सल्फाइड, और तीसरा है बेरियम प्लाटिनो साइनाइड। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फ्लोरोसेंस की एग्जांपल क्या हो सकती है? सोडियम आयोडाइड, जिंक सल्फाइड और बेरियम प्लाटिनो साइनाइड। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। जब स्टूडेंट अल्फा रेडिएशंस हवा में 1 मिलीमीटर का सफर तय करती है तो वो हवा के 10 रेज पावर 4 एटमों को आयोनाइज कर देगी। फिर इसके बाद बीटा रेडिएशन जब हवा में 1 मिलीमीटर का सफर तय करेगी तो बीटा रेडिएशन स्टूडेंट 10 रेज पावर 2 हवा के एटमों को आयोनाइज कर देंगी। नेक्स्ट गामा रेडिएशन जब 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी तो स्टूडेंट वो हवा के एक एटम्स को ही आयोनाइज कर देगी। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन इफेक्ट किसका है? तो आप कहेंगे सर सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन इफेक्ट अल्फा का होता है। तो फिर इसके बाद बीटा का, फिर लास्ट में गामा। तो यहाँ पे आप समरी में लिखेंगे कि अल्फा रेडिएशन का आयोनाइजेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है बीटा से, और बीटा का सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा होता है गामा से। तो नेक्स्ट चलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने और करना, ये 10⁻⁴ और ये है 10⁻², मतलब ये 100 टाइम्स ज़्यादा है। अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजेशन 100 टाइम्स ज़्यादा है ना, क्योंकि 10⁻⁴ है। तो इसी को मैंने लिखा है कि अल्फा पार्टिकल इज 100 टाइम्स मोर आयोनाइज्ड देन बीटा पार्टिकल। मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल्स 100 टाइम्स मोर आयोनाइजेशन होती है, उसकी ज़्यादा आयोनाइजेशन इफेक्ट होता है बीटा पार्टिकल से। अब इसको रिवर्स पढ़ते हैं कि बीटा पार्टिकल्स 100 टाइम आयोनाइजेशन इफेक्ट होता है अल्फा पार्टिकल से। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बीटा पार्टिकल्स इज 100 टाइम्स लेस आयोनाइज्ड देन अल्फा पार्टिकल्स। मतलब बीटा पार्टिकल्स 100 टाइम लेस होता है आयोनाइजेशन इफेक्ट अल्फा पार्टिकल से। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं रेंज। रेंज क्या होती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रेंज की जो पेपर में आ सकती है। व्हेन अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल्स a well defined distance in a medium before coming to the rest is called range। मतलब ये है जब अल्फा पार्टिकल किसी मीडियम में बच्चों वेल डिफाइंड डिस्टेंस कवर करता है, तो रुकने से पहले, मतलब रुकने से पहले वो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वेल डिफाइंड, उसी को हम रेंज कहते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मान लो स्टूडेंट, मैं एक अल्फा पार्टिकल्स हूँ। जब अल्फा पार्टिकल स्टूडेंट, ये मेरा है मीडियम। अब स्टूडेंट मैं जा रहा हूँ, जब मैं यहाँ आकर रुकूंगा तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ तक का जो वेल डिफाइंड डिस्टेंस होगा वही मेरा रेंज कहलाएगा। तो इसकी जो डिपेंडेंस होती है रेंज की, वो दो चीज़ों पर होती है, एक मटेरियल एंड और दूसरा है स्टूडेंट पार्टिकल एंड। और यहीं पे बच्चों दो और एमसीक्यूज बन सकते हैं कि जो मटेरियल एंड होता है वो डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, और इसके बाद जो मटेरियल एंड होता है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिर इसके बाद पार्टिकल जो एंड होता है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मटेरियल 2 पे और पार्टिकल 3 पे। मास पे स्टूडेंट, इसके बाद होता है चार्ज पे, फिर इसके बाद जो होता है मास चार्ज, इसके बाद होता है एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, जब न्यूट्रॉन पार्टिकल्स इंटरेक्ट करता है मैटर से तो तब क्या होता है? पहला, द रेंज ऑफ द न्यूट्रॉन पार्टिकल इज लो, कि जो न्यूट्रॉन पार्टिकल की जो रेंज होती है वो सबसे कम होती है। फिर टू स्लो डाउन वी यूज़ द वाटर और अ पेपर, मतलब न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए हम वाटर का या पेपर का हम यूज़ करते हैं। न्यूट्रॉन पार्टिकल इंटरेक्ट विद हाइड्रोजन एटम एंड नॉक आउट द प्रोटॉन। मतलब ये है कि जब न्यूट्रॉन पार्टिकल हाइड्रोजन एटम के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये प्रोटॉन को नॉक आउट कर देता है, निकाल देता है उस हाइड्रोजन में से। नेक्स्ट है स्टूडेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बन सकता है वो ये है कि एब्जॉर्ब बाय। एब्जॉर्ब बाय का मतलब ये है अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो जस्ट पेपर में से ही पास नहीं करते बल्कि वहीं पे रुक जाते हैं। एक बार फिर सुन लें कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो जस्ट पेपर में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनकी रेंज जो होती है वो कम होती है, ये कह लें। बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो पेपर में से भी पास कर जाएंगे और एल्यूमिनियम शीट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और एल्यूमिनियम शीट की जो रेंज वो थिकनेस होती है वो 1 to 5 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट, गैमा रे। तो गैमा रे जो होती है वो पेपर में से भी पास कर जाएगी, एल्यूमिनियम शीट में से भी पास कर जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, वो लेड की शीट पे से भी पास कर जाएंगी, या हो सकता है कि वो लेड की शीट में एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो लेड की जो शीट है वो है 1 to 10 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होगी। स्टूडेंट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ये बन सकता है कि बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो सेवरल मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, सेवरल मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। और गैमा रेज जो होती हैं वो सेवरल सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। आपने मेरी ये वाली वीडियो लाजमी देखनी है क्लास 10th की, तो तभी बच्चों आपका कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। लास्ट में स्टूडेंट, ये वाला जो टेबल है ये आपने हर सूरत में याद करना है। यहीं से बच्चों ये जो मैंने पढ़ाया है तमाम के तमाम पॉइंट्स ये इसी टेबल से बिलोंग करते हैं। ठीक है बच्चों,
तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी लिंक को शेयर किया करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।